मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे भाई 19 जनवरी 2026 को सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था। 30 सवाल मैथ के आए थे, नॉर्मल ही क्वेश्चन थे। लेकिन हुआ क्या कि बहुत लोगों ने उनका सॉल्यूशन कराया और सॉल्यूशन कराते वक्त कहा कि ये इनमें से 4 से 5 सवाल तो ऐसे थे जो उनके क्लास नोट से आ गए या उनकी किताब से आ गए। जबकि सच ये है कि पेपर आसान था। मैं आपको 30 के 30 क्वेश्चन दिखाऊंगा कि 30 के 30 क्वेश्चन हूबहू मेरे क्लास नोट से आए हैं। और मेरे क्लास नोट्स ऐसे नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यानी हूबहू एक एक क्वेश्चन आपको मैच करा के दिखाऊंगा। देखिए मेरे दोस्त, पहले सवाल पर आता है। सवाल ने कहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में आर 62 डिग्री का, यानी कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक आर एंगल है मेरे बच्चे जो 62 डिग्री का। जैसे ये पी, ये क्यू, ये आर। कहता है ये वाला कोण है 62 डिग्री का। अब आगे सवाल में कह रहा है कि पी क्यू को एस पर लंब समद्विभाजक। कह रहा है दोस्त, एक लंब समद्विभाजक है, ये लेट से कोई लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब जो इसको 90 डिग्री भी काटे और दो बराबर भागों में भी बांटे, ये कहलाता है लंब समद्विभाजक। कहता है ये इसे तो एस पे काटता है और क्यू आर को टी पर काटता है। साथ ही साथ सवाल ने कहा कि भैया टी पी आर 38 डिग्री है। टी पी आर यानी ये वाला कोण मेरे दोस्तों कितना दे रखा है, 38 डिग्री। ये वाला कोण दे रखा है 38 डिग्री। ये वाला कोण दे रखा है मेरे भाई 38 डिग्री। अब मेरे बच्चों, कहानी को समझना क्या मैं कहना। देखिए, आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये हो रही है। आप कहें क्यों? इसलिए क्योंकि ये वाली साइड कॉमन हो गई सर। बिल्कुल, ये दोनों इक्वल दे ही रखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90-90 डिग्री, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मेरे बच्चे फिर ये दोनों कोण भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर हो गया इसका मतलब। अब हमें ये बात भी पता है कि यार ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इसमें अगर ये वाला कोण 38 डिग्री है, ये 62 है, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, इस त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया। 62 और 38 को जोड़ेंगे 100 का आधा, मतलब ये वाला जो कोण आएगा ये आएगा मेरे भाई 50 डिग्री। ये 50 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 50 है, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 40 डिग्री। और यही आपसे सवाल ने पूछा हुआ था। अब मैं आपको इसी सवाल के बारे में बताता हूं कि मैंने ये अपने क्लास नोट्स में कहां करा रखा है, ताकि आपको एग्जैक्ट ये पता चले कि 30 के 30 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। और मैं दावे से कहता हूं, जिस भी एआई से इन्होंने पेपर बनाया, उस एआई ने मेरे क्लास नोट्स को खंगाला और वहीं से पेपर बनाया। ध्यान से देखिए मेरे भाई, आपके पास सभी के पास मेरा क्लास नोट्स एडवांस मैथ है। क्लास नोट्स एडवांस मैथ है, उसमें आप जाइए पेज नंबर। अब मेरे भाई इस सवाल पे देखिए, पेज नंबर ये 95 पड़ा, सवाल नंबर 42। ऑलरेडी मार्केट में किताब अवेलेबल है। सवाल में देखिए, सवाल हूबहू सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे मेरा जो आंसर आ रहा है सवाल का वो आ रहा है 42 और वहां सवाल का आंसर 40 था, क्योंकि यहां इन्होंने ये 42 दे रखा है, ये 54 दे रखा है। यानी सेम सवाल के ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वही यहां से ही मिला रखा है, ये दोनों एंगल दे रखे हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल होगा। एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये 48 है, 90, ये 42 डिग्री। यानी हूबहू सेम सवाल है मेरे बच्चे। मतलब ना आपको कहीं लैंग्वेज में डिफरेंस नजर आएगा, ना कहीं किसी और चीज में डिफरेंस आएगा। सवाल नंबर 42, अगर आप लोगों के पास मेरे एडवांस मैथ के क्लास नोट्स है तो उसमें सवाल नंबर 42 पर जाकर चेक करिए इस क्वेश्चन को, हूबहू सेम टू सेम है। हाँ या ना? देखिए मेरे भाई, एक गोला जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, उसे उसके केंद्र से 3 परस्पर लंबवत काटाव के कारण 8 समान भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अक्ष के साथ एक कटाव है, प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। ध्यान से देखिए, रेडियस दे रखे 21 सेंटीमीटर, हाँ है ना, 8 कटाव काटे हैं और सवाल में पूछा 8 कटावों को जब हम काटेंगे तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत डिटेल में चीजों को बताया। अब मैं आपको समझाता हूं सवाल मैंने कहां करा रखा था। देखिए यार, ये मेरी एडवांस मैथ की बुक है और एडवांस मैथ की बुक में आप पेज नंबर जाएं, कौन सा भाई, 360 मेरे बच्चे। 360 नंबर पेज पर आप चले जाएं। जैसे ही आप 360 नंबर पेज पे आएंगे तो ये देखिए, ये सवाल नंबर था 235, जहां मैंने इसी चीज को 4 टुकड़ों में काट के दिखाया था। फिर ये मैंने सवाल 236 पढ़ के देखिए, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 3 कट्स, 1 कट अलोंग ईच एक्सेस, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। यानी एक एक सवाल आपको क्लास नोट से मिलेंगे और यहां मैंने, आप पूरे यूट्यूब में उठा के देख लीजिए,
कोई भी बिरला ऐसा नहीं होगा जिसने इसका शॉर्टकट बताया, और मैंने इसका शॉर्टकट भी बकायदा एक्सप्लेन किया है। और मैंने उसमें यह बताया था एक्सप्लेन करते वक्त कि भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना कि n एक वैल्यू है, और n का मतलब है कि हमने कितने कट काटे हैं और उसको 2 से गुना करना है। 2 से गुना क्यों करना? क्योंकि जब भी आप किसी गोले को 20 से काटेंगे तो 2 सरफेस जिंदा हो जाते हैं, 2 सरफेस जिंदा हो जाते हैं, यानी काटा एक बार लेकिन सरफेस 2 जिंदा हो गए, तो 2 सर्कल का एरिया बढ़ जाता है। तो हमारे सवाल में आपने 3 बार काटा है, तो यानी 6 सरफेस जिंदा हो गए, और स्फीयर का टोटल एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब 6 सरफेस और जिंदा हो गए, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया मेरे भाई 10 पाई आर स्क्वायर। और इसी चीज को मेरे दोस्त मैंने ट्रिक बना के लिखा है कि भाई एन की जो वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कट्स होगा, और क्या होगा टोटल सरफेस एरिया? तो 4 + n पाई आर स्क्वायर, 8 टुकड़ों का, है ना। तो यहां n की वैल्यू 6 होगी, तो 6 और 4 10, 10 पाई आर स्क्वायर बना 8 टुकड़ों का टोटल सरफेस एरिया। 8 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक का एरिया निकल के आ जाएगा। मैंने ये जो आंसर दिखा रखा है, ये मेरे भाई मैंने दिखा रखा है एग्जैक्ट पॉइंटों में आंसर। उसने पाई में ही आंसर पूछा है, मतलब उसने ये 22/7 जो था इसको पाई का पाई रहने दिया, बाकी सब चीजों को सोल्व किया। हु बहु सेम सवाल, और एक एक चीज के ऊपर अगर आप देखेंगे ना, होलो स्फीयर है तो होलो स्फीयर के ऊपर जितनी ट्रिक्स हैं वो सारी की सारी एक एक चीज करके समझाई हुई है। यहां देखेंगे इस सवाल को तो बाकायदा क्लास नोट्स में बहुत अच्छे से वेल डिजाइन करके समझाया हुआ है। तो मेरे दोस्त इस सवाल को अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 10 पाई आर स्क्वायर, और ऐसे 8 टुकड़े होंगे तो बटे 8। अब देखो इसे काटेंगे तो 5/4 आया, आंसर पाई में ही है, तो आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू 21 दे रखी है, तो 21 का वर्ग होता है मेरे दोस्त 441। अब पाई को तो हमें छेड़ना ही नहीं क्योंकि आंसर पाई में है। मैंने क्लास में जो सवाल करा रखा उसका आंसर मैंने डेसिमल में दिखा रखा है। अब आप एक सिंपली बात बताइए, 4 से इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, 110 आया लगभग। 110 को 5 से गुना करोगे यानी आंसर 550 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 550 से थोड़ा ज्यादा ऑप्शन सी है। मतलब 1 सेकंड का क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा। देखिए मेरे भाई, मैं पहले ही कह रहा हूं मेंस का पेपर बहुत आसान आया है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब निरा ही आसान पेपर है। लेकिन जो भी आएगा ना, हर कुछ मेरे क्लास नोट से दिखाई देगा। आप सवाल पर आते हैं, कहते हैं एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर 90 डिग्री बनाता है। कहता है दोस्त एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर समकोण बनाता है, ये 90 डिग्री ए बी सी। ठीक है जी। कहता है ए बी की लेंथ 6 है और बी सी की लेंथ 8 है, तो नेचुरली ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 10। अब कहता है जी केंद्रक है, तो भैया जी केंद्रक यहां कहीं आएगा सेंट्रोइड, और कहता है एच जो है वो इसका क्या है? लंब केंद्र। लंब केंद्र माने ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर राइट एंगल में कहां होता है? उसके राइट एंगल पे, यानी यहां पे। तो ये है एच। तो सवाल में मुझसे ये पूछ रहा है जी और एच के बीच की दूरी ज्ञात करिए, मतलब बीजी की दूरी आपको बेसिकली निकालनी, बीजी की दूरी क्या होगी। अब मेरे दोस्तों मैं आपको लेके आता हूं मेरे क्लास नोट्स एडवांस मैथ की, इसी क्लास नोट्स एडवांस मैथ जो इस समय मार्केट में अवेलेबल है, इसी पर चलते हैं और इसी में समझाता हूं। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 114 पे चले जाइए मेरे भाई। ये पेज नंबर 114 पे आ गए। देखिए एक एक रिजल्ट को, जैसे इसके ऊपर 5-6 रिजल्ट बने तो मैंने 6 के 6 रिजल्ट डिफाइन करके लिखा है, और एक एक रिजल्ट को प्रूफ करा के, क्योंकि जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूं वैसे ही यहां सारे क्लास नोट्स लिखे हुए हैं। अब पेज नंबर 114 पे जैसे ही आप आएंगे तो आप यहां आ जाइए इस वाले सवाल पर। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, उसकी भुजाएं ए बी बी सी सी ए क्रम से 7 24 25 है। यहां 7 24 दे रखा है और 25 भी दे रखा है, यानी ये सवाल है मेरे भाई, यहां 7 है, यहां 24 है, यहां 25 है। मैंने इस जो पेपर में आया उसमें ये 6 है, ये 8 है, तो ये हो गया 10 ट्रिपलेट। और यहां ऑर्थो सेंटर हुआ बी पे और जी हुआ सेंटर, तो सवाल में पूछा है कि बीजी की लेंथ क्या होगी, और यहां मैंने बीजी को एक्सप्लेन करके 1 सेकंड में आपको समझा रखा है। भाई साहब डाटा भी हूबहू आने लग रहा है। आप देखिए सवाल को। अब आते हैं सवाल पर। तो आपको क्या करना है, अगर हाइपोटेनियस 10 है तो मैं जानता हूं इसका सरकम सेंटर इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे होना है, और अगर इसके मिड पॉइंट पे होना है मेरे दोस्त तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये इसकी रेडियस हो गई, तो ये रेडियस होगी 5, और 5 को जो सेंट्रोइड है वो 2:1 में बांटेगा, 2:1 में, और हमें बीजी की लेंथ चाहिए तो 5 गुना 2/3, क्योंकि 2 और 1 3, तो 10/3 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा कि पिरामिड है, और जो पिरामिड है उसकी हाइट तो है 8 मीटर, और कह रहा है कि पिरामिड का जो बेस है ना मेरे दोस्तों वो एक स्क्वायर है, और जो स्क्वायर है डायगोनल है उसकी जो लेंथ है वो √512 मीटर है। तो कहता है पिरामिड का अनुमानित आयतन ज्ञात करिए।
अब देखिए कि कैसे हूबहू सवाल आपको मैं दिखाता हूं। यहां रूट 512 है, हाइट दे दी और डायगोनल दे दिया। अब आपसे वॉल्यूम पूछा हुआ है। देखिए मेरे भाई, ये क्लास नोट्स एडवांस मैथ है, इसी पे मैं पेज नंबर पे जा रहा हूं। कितना भाई पेज नंबर? 329, 329। ठीक है भाई, अब आते हैं 329 नंबर पेज पे। ये आ गया 329 नंबर पेज पे 141वां सवाल। मेंसुरेशन में इतने अच्छे अच्छे सवाल कराए हुए हैं। देखिए सवाल में क्या लिखा है, कहता है हाइट ऑफ द पिरामिड इज 6 मीटर। कहता है किसी पिरामिड की हाइट 6 मीटर है और उसका जो बेस है वो वर्गाकार है जिसका विकर्ण 1152 है। मैंने वहां जो सवाल मेंस में पूछा हुआ उसमें 512 था, यहां 1152 है। वहां हाइट 8 थी, यहां हाइट 6 दे रखी है। देखिए हु बहू उसी तरीके से एक एक सवाल आप समझेंगे। डायगोनल की लेंथ होती √2a, यहां से a निकलेगा, उसके बाद आप वॉल्यूम निकाल देंगे तो आप देखेंगे हु बहू सवाल आने लग रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई, वर्ग हुआ क्योंकि आधार जो था इसका वो वर्ग था, और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2a। और 512 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी 512 होता है बेसिकली 2 की पावर 9, और हमें वर्गमूल निकालना है तो हम लिख देते हैं 2 की पावर 8 गुना 2, और 2 की पावर 8 का वर्गमूल आ जाएगा 2 की पावर 4, यानी 16√2 आ जाएगा मेरे भाई। और ये √2a, तो √2 से √2 काटा तो कह देंगे जी a की वैल्यू आई मेरे दोस्त 16। हाँ जी, a की वैल्यू आई 16। अब कहता है यार वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई प्रिज्म का? पिरामिड है, पिरामिड का तो 1/3 बेस एरिया, बेस 16 का वर्ग 256, और हाइट कितनी दे रखी है मेरे भाई? 8। कहता है जी वॉल्यूम बताइए। अब देखिए यार, ऑप्शन इतनी दूर दूर दे रखे हैं, आपको पता है 25 8 है 200 हुआ, यानी 2000 हुआ, और 2000 को 3 से भाग देंगे तो लगभग 6600 से थोड़ा बड़ा आंसर आना है, तो यानी 683। या आप इसे काटना चाहें तो आपको पता है 3 8 24, 3 5 15, यानी 85, 8 5 40, 8 2 64 और 4 68, यानी 680 के आसपास आंसर यही है, ऑप्शन डी। तो दोनों तरीके से आप इस सवाल को क्रैक कर सकते हो, और ध्यान रखना अनुमानित मान ही पूछा था। अब देखिए मेरे भाई, इस सवाल को मैं पहले ही कह चुका हूं कि सवाल बेहद आसान आया, मींस का पेपर ना के बराबर है। मुझे लगता ही नहीं इसकी शक्ल देख के कि मींस का पेपर है। कह रहे एक आयत ऐसा है कि उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर और इसका परिमाप दे रखा है। अगर इस आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, मेन जो चीज है, इस आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया समचतुर्भुज बनाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमसे पूछा हुआ है। अब मैं वापसी आता हूं मेरे भाई, ये क्लास नोट्स एडवांस मैथ है, ठीक है जी। और भाई पेज नंबर आप चले जाइए, कौन सा? 201। पेज नंबर पे आप आइए 201 पे, 201। ये पेज नंबर 201 है। अब यहां ध्यान से देखिए, पहली बात तो मैं हूबहू इसी सवाल को समझा देता हूं। मैं इसी सवाल को लिया यहां पे, ध्यान से देखेंगे तो ये बताया हुआ है कि भाई ABCD एक रेक्टेंगल, अगर हम इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा और उसका एरिया क्या होगा। तो यहां दिखा रखा है कि एरिया आधा होगा। दूसरा जो सवाल पेपर में आया सेम टू सेम वही सवाल, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भी गड़बड़ होगा, सेम टू सेम वही सवाल वैसे ही डाटा पे यहां पूछा हुआ है। कहता है एरिया 48 है तो BCD ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ये मतलब पूरे का पूरा हिस्सा लेके समझा रखा है यहां पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां बता रखा है कि भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी ना ABCD, इसका एरिया 96 का आधा हो जाएगा 48, और अगर हम इस टुकड़े और इस टुकड़े का निकालेंगे तो 24। मतलब एक एक रिजल्ट, जैसे ही रिजल्ट है तो इस रिजल्ट को बहुत स्पेसिफिकली पहले समझाया डिटेल में क्लास में, फिर उसका कॉन्सेप्ट लिखा और उसके बाद फिर इसके सवालों की प्रैक्टिस हुई है। जो भी रिजल्ट है हर एक रिजल्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से एक एक चीज को। मेरे भाई मैं कहता हूं, वो डोमरन टीवी करके यूट्यूबर है, वो हमेशा कहता है कि मैंने ये जो किताब है ना क्लास नोट्स, मेरे लिए बाइबल है, भगवत गीता, क्योंकि मुझे आज तक इससे बाहर कुछ नहीं दिखा। सच मायने में इससे बाहर कुछ नहीं है। आज मैं खुल के अपनी बात रख रहा हूं। आप देखिए यहां ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कौन करा रहा है कि एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो क्या बनता है, अगर किसी आयत के कोण समद्विभाजक खींचते हैं तो क्या बनता है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट यहां है और मैं इसे क्लास में बता रहा हूं, समझा रहा हूं एक चीज को, उसके बाद ये छोटे रूप में लिखा गया है, और उसके बाद फिर जितने भी इस पे सवाल है वो सवाल देख रहे हैं आप यहां पे। तो जो भाई कह रहे हैं ना कि अपनी गुणगान गा रहे हैं कि पेपर में 5 सवाल फंस के 4 आ रहे हैं, हमारे तो पूरे के पूरे और हमेशा आते हैं। आप देखो यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे सेम ही क्वेश्चन है, 48 का आधा करना है। तो मेरे भाई इस सवाल में हमें कुछ नहीं करना था, रेक्टेंगल के एरिया 48 है, इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो रोम्बस बनेगा, रोम्बस के एरिया 48 का आधा यानी 24 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें।
देखिए मेरे भाई, सवाल ने पूछा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द सर्कम सेंटर कोइंसाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। समबाहु त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो इनमें से किसके साथ कोइंसाइड करेगा? तो मेरे दोस्त आराम से क्लास नोट्स उठाइए और इसमें पेज नंबर निकालिए, कितना 201 सॉरी 184 नंबर पेज पे आइए, 184 पे 184 पे देखिए ध्यान से, 184 नंबर पेज पे आइए और जब इसी पेज को नीचे खिसकाएंगे तो यहां आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है और इसी के ऊपर कम से कम 12-13 सवाल है। ये दिखा रखा है कि भाई समबाहु त्रिभुज में है ना, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड तीनों ही एक पॉइंट पे होते हैं और इसके बाद फिर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने पूछे हुए हैं। इसी चीज को ये लाइन पे भी दिखा रखा है कि यही लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही परपेंडिकुलर होगी, यही मीडियन होगी। तो मेरे भाई हु बहू सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा हुआ है मीन्स में कि क्या होगा। तो मेरे भाई जो सरकम सेंटर होगा, परिकेंद्र होगा, वो सेंट्रोइड के साथ मैच करेगा, वो त्रिभुज के सेंट्रोइड के साथ भी करेगा, वो सरकम सेंटर भी, इन सेंटर भी, ऑर्थो सेंटर, सारे सेंटर के साथ मैच करेगा, यानी ऑप्शन बी। देखिए मेरे भाई, ये है आयताकार समानांतर चतुर्भुज यानी क्यूबॉइड बनाने लग रहा है। कहता है 3 फेसेस हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई आयताकार क्यूबॉइड है हमारे पास, इसके 3 एडजेसेंट फेसेस, जैसे इस कोने के साथ 3 एडजेसेंट फेसेस, एक ये और एक ये। इस कोने के साथ जो 3 फेसेस हैं, इन तीनों फेसेस के डायगोनल दे रखे हैं सवाल ने, कितने? √5, √10 और मेरे भाई √13। ये डायगोनल हमें दे रखे हैं और कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकाल के बताइए क्या होगा। देखो दोस्त, सबसे पहली चीज तो ये कि मैंने ये सवाल आपको क्लास में करा रखे हैं, कहां करा रखे हैं वो समझाता हूं। देखो मेरे बच्चे, आप एडवांस मैथ के क्लास नोट्स में पेज नंबर 306 पे जाके देखेंगे तो यहां मैंने पूरे कॉन्सेप्ट से सवाल को समझा रखा है। सवाल नंबर 71 को ध्यान से पढ़िए। कहते हैं एक ईंट के आयताकार फलकों में उनके विकर्णों का अनुपात दे रखा है, तो ईंट में सबसे छोटे किनारे की लंबाई उसके लंबे किनारे से क्या है, ये। ऐसा ही सेम सवाल मेरे भाई नेक्स्ट पेज पे 72 नंबर आपको दिखाई दे जाएगा। कह रहा है द डायगोनल ऑफ 3 फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 13 दिस एंड दिस लीनियर यूनिट्स देन टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, और यहां पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको ट्रिक में भी एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई इसमें कौन सी ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, पूरा फिगर के साथ समझा रखा। अब मैं इसको समझाता हूं सवाल में कैसे आपको काम करना था। देखिए मेरे दोस्त, आपको यह बात पता है कि भाई डायगोनल होंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ का स्क्वायर हुआ होगा, एक जगह ब्रेड्थ और हाइट का स्क्वायर हुआ होगा, और एक जगह मेरे बच्चे हाइट और लेंथ का स्क्वायर हुआ होगा। और ये जो वैल्यूज हैं, ये √5 का वर्ग यानी 5 दे रखी है, 10 दे रखी है और मेरे बच्चे 13 दे रखे हैं। देखिए अब देखिए इसको पेपर में आपको कैसे करना है वो समझाता हूं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इस वजह से कि पेपर में एकदम से क्लिक नहीं होता, और आसान डाटा है तो क्लिक हो गया, मुश्किल डाटा होता है तो क्लिक नहीं कर पाते। हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनके वर्गों का योग 5 हो, तो लेंथ और ब्रेड्थ 1 और 2 होता है, तो लेंथ को 2 ले लो, ब्रेड्थ को 1 ले लो। 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 5 हो गया। ब्रेड्थ 1 है तो इन दोनों का योग 10 लेके आना है, तो ये 3 ले लो, 3 का वर्ग 9, 10 हो गया। अब h की वैल्यू 3 है, 3 का वर्ग 9, तो ये 2 होगा, 9 और 4 13, सेटिस्फाई हो गया। तो लेंथ आ गई मेरे भाई 2, ब्रेड्थ आ गई 1 और हाइट आ गई कितनी, 3। इनका प्रोडक्ट आया 6, यही मेरे बच्चे मेरा वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर यही आंकड़ा बड़ा होता, 5, 10, 13 की जगह बहुत बड़ी वैल्यू होती, उस केस में आप इस सवाल को इस तरह से नहीं कर पाते। तो उस केस में आपको क्या करना है, एक सिंपल काम करना है कि इन तीनों डायगोनल का स्क्वायर कर लेना, जो भी दे रखा हो। जैसे √5 का वर्ग 5 आया, √10 का वर्ग 10 आया, √13 का वर्ग 13 आया। अब इसका जो वॉल्यूम होगा ना, ये क्लास में मैंने बताया हुआ ट्रिक को डिटेल में एक्सप्लेन करके। तो आपको क्या करना है, एक बार 2 को जोड़ के तीसरा घटाना। 5, 10, 15, 15 में से 13 गया 2। अगली बार इन दोनों को जोड़ के घटाना, 13 और 10 23, 23 में से 5 गया 18। अगली बार 13 और 5 को जोड़ना, 18, 18 में से 10 गया 8। यानी किन्हीं 2 को जोड़ के तीसरे को घटाना है, और ये सभी के साथ काम करना है। अब देखिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा, और बटे में करना है मेरे भाई 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, 18 दूनी 36, 36 का वर्गमूल 6। ये इकलौता ऐसा तरीका है जिसके थ्रू कितना भी डिफिकल्ट डाटा आ जाएगा उसको भी आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। समझे कि नहीं? देखिए मेरे भाई, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आया। सवाल ने कहा 1, 2, 3 से लेकर 100 में ऐसे कितने पूर्णांक है जिनके ठीक 3 भाजक है। ऐसे कितने नंबर है जिनके ठीक 3 भाजक है। मेरे बच्चों एक बेसिक बात समझना, जब भी आप किसी प्राइम नंबर का वर्क करेंगे ना, तो इसके हमेशा ही केवल 3 फैक्टर होते हैं, 1 p और p स्क्वायर। ये केवल प्राइम नंबर में ही होता है।
और ना जाने कितने पेपरों में ये सवाल पूछा गया है। और अगर आप मेरे क्लास नोट्स, तीन के तरीके के क्लास नोट्स आते हैं मेरे भाई, एक आता है एडवांस मैथ का क्लास नोट्स, ठीक है, एक आता है नंबर सिस्टम का क्लास नोट्स, एक आता है अरिथमेटिक का क्लास नोट्स। तो जो नंबर सिस्टम वाला क्लास नोट्स है उसमें जब आप जाएंगे और पेज नंबर आप सर्च करेंगे, तो इस पे मेरे भाई पेज नंबर आप 30 सर्च करके देखना। जब 30 नंबर पेज पे आप सर्च करेंगे तो आप यहां पे कॉन्सेप्ट को देख पाएंगे। मेरे भाई पेज नंबर 32 पे आइए और क्वेश्चन नंबर 1 ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैंने समझाया, ये टाइप 2 चलने लग रही प्राइम नंबर की। बताया हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर विच है ओनली 3 फैक्ट, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है। और 2 अंकों का मतलब मेरे बच्चे आप जानते हैं कि भैया 10 से लेके 10, 11 ऐसे लेके 99 तक कितनी ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड है। और केवल यही सवाल नहीं कराया, यहां बताया कि जब भी आप किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ही 3 फैक्टर होंगे, एक होगा, एक पी होगा, एक पी स्क्वायर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे दुनिया भर के सवालों की मैंने प्रैक्टिस करा रखी, दुनिया भर के सवालों की। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच है ओनली 3 फैक्टर, ये क्लास नोट्स है, ऐसा नहीं कि मैं कोई इधर उधर से चीजें उठा रहा हूं। और भाई कितने ऐसे सवाल है जिनको आप देखेंगे कि एज इट इज पेपर में आपको मिलेंगे, एज इट इज पेपर में यहीं से उठा के मिलेंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं है। अब आते हैं सवाल पे। तो मेरे भाई हम जानते हैं कि 100 तक नंबर निकालना है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 का वर्ग हुआ 4, फिर 3 का वर्ग हुआ 9, 5 का वर्ग हुआ 25, फिर 7 हुआ, 7 का वर्ग हुआ 49, 7 के बाद प्राइम नंबर क्या है 11, 11 का वर्ग हुआ 121, तो 121 तो हो गया 100 से बड़ा। और हमें चाहिए था 1 से 100 में से, तो मेरे भाई 1 से 100 में केवल यही 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनके केवल और केवल 3 फैक्टर हैं, यानी ऑप्शन ए मेरा यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए यार, इतने सिंपल से सवाल पूछे हैं, वो भी मेंस में। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होती है अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो, तो ये वैल्यू 1 आ गई यार। ये कोस ए और साइन बी बराबर होते हैं अगर ए प्लस बी का जोड़ 90, तो ये भी कट के 1 आ गया। 1 को 3/2 से करा तो 3/2 -1 करेंगे तो मेरे भाई 1/2 मेरा आंसर। बताइए इनमें क्या ही दिखाएं, कौन सी बड़ी चीज है इन सवालों में। जैसे इस वाले सवाल देखिए, 1,00,000 बार हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा, जिस भी बच्चे ने तैयारी करनी स्टार्ट की है। कुछ देर का सवाल में कुछ भी नहीं है खास। पहली चीज आप जानते हैं साइन थीटा और कोस थीटा का अगर हम रेशियो ले लें इक्वल टू के मान लें, तो बेसिकली साइन थीटा की वैल्यू आएगी के एक्स, कोस थीटा की वैल्यू आएगी के वाई, और के कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू एक्स माइनस वाई आएगी। यहां पे भी एक्स माइनस वाई है, यहां पे भी एक्स माइनस वाई है, ये 5x है तो ये कट गया। दूसरा, अगर कोस को मैं नीचे लिया और एक्स को ऊपर लिया तो साइन बटे कोस हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू मेरे भाई अगर एक्स बटे वाई है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनियस क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और साइन में भी बटे हाइपोटेनियस, कोस में भी बटे हाइपोटेनियस, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ही ऑप्शन में था, तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा यहां पे राइट आंसर। अब देखिए मेरे भाई, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट से सवाल उठा के टेका हुआ। आप चाहें तो इसमें थीटा की वैल्यू रख दें, अगर आपको रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट रिजल्ट भी रख सकते हैं। मैं थीटा की वैल्यू अगर मेरे बच्चे यहां रख दूं तो tan 45 1 आया, sin 45 1/√2, वर्क करेंगे 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आया ऊपर। नीचे बात करें tan 45 1 कोट 45 1, 1 और 1 2 और 2 4 आ गया, तो मेरे भाई मेरा आंसर जो है ना वो 1/8 आया। 1/8 किस में होगा? अब हम समझ सकते हैं कि पावर बड़ी लेनी होगी तभी, तो ये स्क्वायर वाली पावरों में तो 1/8 कभी भी बनेगा नहीं, तो साइन की पावर 6 में बन सकता है। कैसे? साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 की पावर 2 करेंगे तो आएगा 2, और 2 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 8। केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन डी ही मेरा यहां पे राइट आंसर। एक तरीका ये। दूसरा, ये ऐसी चीजें जो आपको इतना स्पेसिफिक पढ़ाई हुई ना क्लास में, ये रिजल्ट एज इट इज उठा के मेरे क्लास नोट से उठा रखे हैं भाई। देखो ध्यान से, ये मेरे क्लास नोट्स एडवांस मैथ है, इसमें जाते हैं पेज नंबर 397 नंबर पेज पे चलते हैं मेरे दोस्त, और 397 पेज नंबर पर आप आ जाइए। देखिए, मतलब मैंने एक एक चीज को टाइप 5 अगर आप निकालेंगे क्लास नोट्स में, तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बकायदा टाइप बना के पढ़ाया हुआ है चीजों को। इसको देखिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। पहला रिजल्ट तो ये, ठीक है जी। दूसरा, और इन पे जितने सवाल आए हैं वो सारे मैंने करा रखे। अब आ जाइए मेरे बच्चे इसी से जस्ट उसी स्लाइड में, अब इस वाले पेज पे आ जाइए मेरे भाई। ये है क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई में लिखना चाहें तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -2 लिख सकते हैं। मतलब 45 रख लो और 50 तरीके, लेकिन मैं बता रहा हूं क्लास नोट्स अगर एक बार आपने ढंग से कर दिए,
एक सिंगल सवाल बाहर नहीं आएगा। आपको ना कहीं रीलें देखनी ना कुछ और देखना, क्लास नोट्स इज एनफ। सच बात यह कि कोचिंग की भी जरूरत नहीं अगर आप क्लास नोट्स डायरेक्ट समझ लेते हैं। तो टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -2। अब जरा इस सवाल पर देखिए, फोकस करिए, यहां पे आइए मेरे बच्चे। हम इस चीज को अभी फार्मूला बताया क्या होता है, तो आप कहेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -2। तो भैया 2 से तो 2 बीमारी कटी, खत्म कहानी। और टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में बस या माइनस की जगह इंटू लगा दोगे तो भी सेम चीज है, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब सोल्व करना कौन सी बड़ी बात रह गई मेरे भाई। आप जानते हैं कि साइन क्या रहता है, साइन स्क्वायर से कौन सा कटेगा, कोसिकेंट होता है 1 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ये आ गया साइन की पावर 4, यहां हुआ साइन स्क्वायर और अपॉन कोस्क्वायर से ये वाला कट गया तो साइन की पावर आ गई 6, और वो एक ही ऑप्शन में यानी ऑप्शन डी। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट से भी जा सकते हैं, आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, 50 मेथड इनको सोल्व करने के। देखो यार इस वाले सवाल में मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को एक पैसे की भी दिक्कत आई होगी। कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि आप हर कोई बच्चा जानता है कि भाई 16.666 ये जो परसेंटेज है, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 1/6, और अगर इस परसेंटेज को बटे 100 कर दूंगा तो आप देखेंगे कि डेसिमल में 4 अंक हो जाएंगे, 0.16 से शुरू हो जाएगी कहानी 6 यानी सच बात यह कि इसकी जो फ्रैक्शन है ये तो सीधी सीधी है 1/6, ये 0.83 यानी 5/6, ये वाला देखें तो भाई 1/3, यहां देखें तो 2/9, क्योंकि 1/9 में ही तो 1 आता है, ये 2/3 और ये 0.125 1/8 12.5% है ना, क्योंकि 2 अंक हटा के इधर लाओगे तो आ जाएगा 12.5%। बड़ा बेसिक सा नहीं है, मैं किसी की फ्रैक्शन ढूंढनी हो जैसे इसकी ढूंढनी है तो ये 22.22% की ढूंढो, तो आप कहेंगे 11.11% की फ्रैक्शन होती है 1/9, तो ये हुआ मेरे भाई डबल, तो 22 से 2/9% का इतना हुआ। हाँ जी, अब मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, 3 से 3 गया, बिल्कुल गया जी। अब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, बिल्कुल ठीक है जी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से मेरे भाई 2 गया तो ऊपर आया 5 और नीचे आया 2, तो आंसर आ गया 2.5। ऑप्शन ए मेरा आंसर। दूसरा, जिसको परसेंटेज की समझ नहीं भी है, भाई ये 83.33 ढूंढना था, जिसको समझ नहीं भी है तो इतना आसान सवाल कौन ही देगा आपको कि आप सीधा सीधा भी ऑप्शन से ढूंढ लेंगे। आपने देखा कि सारे आंसर दूर दूर है, तो भाई हमें एक बात तो पता है, 33 दूनी हुआ 66, यह आ गया 2। हाँ सर, इतनी बात अपने को समझ में आती, और हमें अप्रोक्सीमेशन करना, इतना कोई अलग से ज्ञान नहीं लेना यहां पे। दूसरी चीज, अब मैं एक चीज समझ रहा हूं कि अगर यहां 16 है, चलो मैं इसको भी छोड़ता हूं, ये 0.16 लिख लेता हूं मैं, और यहां लिख देता हूं 0.22, यहां 0.83, जिसको नहीं भी पल्ले पड़ रहा, और 0.12। भाई इतनी बात तो समझ में आई रही ना, 2 अंकों पे और 1/2 अलग से, और डेसिमल अब सारे हटी गए क्योंकि ऊपर भी 4 नीचे भी 4। अब देखो यार, 4 चौक 16, 4 तिये 12, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से देखें मेरे भाई तो 2 से गया और 11 आया, है ना। अब 11 तिये 33, तो ऊपर आया 83, नीचे आया 33। अगर 33 से भाग देंगे तो 33 दूनी 66 और 33 3 99, यानी 2 और 3 के बीच में आंसर है, और 2 और 3 के बीच में तो एक ही ऑप्शन है ए। तो ये तो अप्रोक्सीमेशन से भी तोड़ा जा सकता है, परसेंटेज में करीबन 15 क्लासे लेता हूं इसी फ्रैक्शन को मजबूत करने के लिए, तो ये वहां से भी कर लेते। और अगर भाई आप लोगों को लग रहा है कि पहली बार हम इसे ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मैंने क्लास में भी और अनेकों बार यूट्यूब पे भी ये कराया हुआ। आप यूट्यूब पे आइए, ये मेरी वीडियो है मेरे दोस्त, और ये यूट्यूब पे ही मैंने डाली हुई होगी। देखिए ये यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, और ये भी 1 साल पहले मेंस के लिए पूरा नंबर सिस्टम 1 शॉट वीडियो डाला था भाई, 5 घंटे 45 मिनट के आसपास का। यहां देखिए, यहां पे 3 घंटे 57 मिनट पे, ये 5 घंटे 44 मिनट की वीडियो, कैरियरविल 1 शॉट क्विक रिवीजन। ये कैरियरविल क्विक रिवीजन एक चैनल है जिसपे सारे टीचर्स की 1 शॉट वीडियो पड़ी हुई है। इस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां मैंने ये दिखा रखा है कि भाई ये जो है ना, ये 1/7 बना रहा है, ये 1/6 बना रहा है, ये डॉट मतलब डेसिमल में दे रखा और पूछा a+b/ab है। तो अगर हम पूरा डिटेल में सोल्व करेंगे तो नहीं होगा, तो बेटर तरीका है कि हम इनकी फ्रैक्शन बना के आगे बढ़े। तो ये चीज मैंने यहां सिखा रखी है आप लोगों को, यहां अच्छे से इसी पॉइंट को क्लियर किया हुआ, ध्यान से देखोगे तो अच्छे से भाई इसी पॉइंट को क्लियर किया हुआ। कहां भाग रहा है,
ये देखिए, ये फ्रैक्शन बना के ही सवाल को सोल्व किया जाता है आसानी से, बिना फ्रैक्शन के तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये मेंस में कुछ नया नहीं है, पहले से हम कर रहे हैं वही चीज है। अब देखिए मेरे भाई, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है। आप इसे एलसीएम मेथड से भी ब्रेक कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड से। एलसीएम मेथड हर किसी को आता है, मैं परसेंटेज से एक्सप्लेन कर देता हूं। सवाल में कह रहा है कि भाई पी 20 दिन में 100% काम कर ले रहा है, ठीक है जी। और जो क्यू है वो कहता है 30 दिन में 100% काम कर दे रहा है, मतलब किसी काम को 30 दिन में पूरा कर ले रहा है। और आजकल ये परसेंटेज बेस्ड वाले क्वेश्चन कुछ कुछ आने लगे हैं। अब अगली लाइन में कह रहा है, कहता है कि वे 6 दिन तक काम एक साथ करते हैं। कौन कौन? पी और क्यू, यानी पी ने भी 6 दिन काम किया और क्यू ने भी 6 दिन काम किया। उसके बाद क्यू की जगह आर आ जाता है, फिर आ जाता है आर, और कहता है अब अगले 8 दिनों में इन्होंने काम पूरा कर लिया, यानी 8 दिन पी भी रहा और 8 दिन आर भी रहा। तो एक बात बताओ, पी कितने दिन काम कर रहा है? तो आप कहेंगे 8 और 6 14 दिन काम कर रहा है। तो मेरे भाई पी 20 दिन में अगर 100% कर रहा है तो एक दिन में 5% करेगा, तो 14 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 14 5 70%, यानी 70% काम तो मेरे प्यारे बच्चों अकेला पी खत्म कर चुका है। ध्यान से मेरी बात समझना। अब आते हैं क्यू की बात। तो भाई 30 दिन में अगर 100% कर रहा है तो 6 दिन में कितना करेगा? तो आप कहेंगे इसका 1/5 लो, तो इसका भी 1/5 ले लो, यानी 20%। तो 20% काम क्यू ने कर दिया, तो भाई 70 और 20 कितना हो गया? 90। तो 90% काम हो चुका है, तो बचा कितना? 10%। तो हम कह देंगे कि 10% काम जो है ना करने में आर को 8 दिन लगते हैं। तो कह रहा है कि यार 60% काम करने में, तो भैया 6 गुना कराओ इसका, तो 6 गुना इसका भी, यानी 48 दिन में। मतलब आर इसे पूरे काम का 60% 48 दिन में खत्म कर देगा। और मेरे भाई अगर आप ये चाह रहे हैं ये चेक करना कि ये सवाल आपने कराया कि नहीं कराया, तो भाई बिल्कुल, एक तो पहली बात फुद्दू से सवाल है। आप अरिथमेटिक क्लास नोट्स पे चले जाइए, पेज नंबर क्या है भाई? 3, पेज नंबर है 392, पेज नंबर है 392 और क्वेश्चन नंबर है 25। सेम डाटा के साथ आपको सवाल दिखाई दे जाएगा। पेज नंबर 392, क्वेश्चन नंबर 25, सेम डाटा के साथ आपको सवाल दिखाई दे जाएगा। अब आते हैं आगे, आइए मेरे भाई। कहता है एक समकोणीय प्रिज्म का आधार एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, कहता है इसकी जो साइडें हैं वो 10 और 20 दे रखी हैं, और ये साइडें दे रखी हैं 13। आपने कहा जी मामला सेट है। कहता है कि प्रिज्म का आयतन दे रखा है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों पहले सवाल समझाता हूं। देखिए यार, हमें पता है कि ये 13 है, यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगी, तो इन दोनों का जोड़ 10 होगा। तो 20 में से ये 10 हटा देंगे तो इनका 10 आया, 10 को 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो ये 5, ये 5, ये 13, तो ट्रिपलेट आ गया 12। यानी वॉल्यूम हमें दे रखा है प्रिज्म का, और प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया, बेस होगा हाफ इंटू ट्रेपीजियम का एरिया, मतलब ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला होता है, तो सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन 10 और 20 30 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई 12। आपने कहा जी मामला सेट है। अब ये तो आ गया मेरे भाई बेस एरिया, इंटू ले लेते हैं हाइट, तो ये आएगा आपका एरिया 3240। अब हम इसे सोल्व करने चलते हैं। देखो यार, जीरो से तो जीरो निपटाओ, 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, 12 साते 84, 3 से काटेंगे 9, तो हाइट की जो वैल्यू आई ना मेरे बच्चे वो आ गई 18। हाइट की जो वैल्यू है मेरे भाई वो आ गई 18। किसी भाई को दिक्कत है ना? हाइट की वैल्यू 18, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अब उसने हाइट नहीं पूछी, उसने पूछा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में पहले लेटरल सरफेस एरिया लेना होगा, प्लस में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया लेना होगा। हाँ जी। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि लेटरल सरफेस क्या होता है? बेस पेरीमीटर। तो 20 और 10 30, 13 13 26, 56 तो हो गया बेस पेरीमीटर, इनटू हाइट हो गई 18। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, यही हुआ ट्रेपीजियम का एरिया, इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आया 30 गुना 12। कह रहे यार आंसर बताओ, हमें पता है इन्हें गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 0, इन्हें गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 8, जोड़ेंगे तो 8 में 0 जोड़ा 8, यानी केवल और केवल ऑप्शन सी है जो मैंने करा रखा है। अब भाई ये भी एक पूरी प्रॉपर टाइप रहती है समलंब प्रिज्म पे, है कितने सवाल इस पे कराए हुए हैं। देखिए यार, कहता है अगर किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनाती तो वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। मेरे दोस्तों इस पे क्या ही करोगे आप? देखिए इतना आसान सवाल पूछा हुआ है, कहता है ये सर्कल है, ये सर्कल की कोण है, इससे सर्कल के आर्क पे जो कोण बना वो 60 डिग्री बना, तो मेरे दोस्त सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? तो आप कहेंगे जी 120 डिग्री।
और मेरे भैया 120 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? तो 120 डिग्री रेशियो बनाता है 1/√3। तो उसने पूछा कि जी रेडियस और कोण का रेशियो बताइए, यही पूछा ना, तो 1:√3। अगर आपको ये रेशियो याद नहीं है तो यहां से 90 डिग्री खींचेंगे, ये 60 आ गया, ये 30 आ गया, तो 30 डिग्री से रेशियो लेंगे, तो 1√3 ना 1/2√3, तो भी आंसर वही निकालेंगे। ठीक है, 120 डिग्री से याद रखना हमेशा के लिए 1/√3 रेशियो रहता है। और भाई ऐसा नहीं कि मैं आज बता रहा हूं 120 डिग्री, आप क्लास उठा के देखेंगे, क्लास नोट्स में, एडवांस मैथ के क्लास नोट्स पे पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन नंबर 35 उठा लें, या यही दे रखा है। तो वही 120 डिग्री बना के पूरा प्रूफ करके दिखाया कि हमेशा इसका रेशियो 2/2√3, फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/1√3 आता है। इसी छोटी सी बात का यूटिलाइजेशन करना और सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे भाई 4800 रुपए को कहता है बांटा है 3 4 5 में, तो 5 4 9 3 12, 12 यूनिट 4800, 1 यूनिट 400। अब सवाल में कह रहा है ए और बी का डिफरेंस बताओ, तो ए और बी का डिफरेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 400। अब इसमें क्या ही दिखाएं, तो मैं क्लास नोट्स है। अब इस सवाल में हर एक टीचर ने, जिसने भी पढ़ा है, हर एक टीचर में कराता है इनको। भाई क्यूब का फार्मूला लगाना है, पहले इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 और इसका क्यूब हुआ 3√3, तो 24√3 आया, और माइनस करेंगे 3√3, तो 3 दूनी 6, 2√3, तो मेरे भाई 24 में 6 गया तो बचा 18√3, ऑप्शन ए। देखिए मेरे भाई इस सवाल में ए, बी और सी एक व्यवसाय में 2 3 5 के अनुपात में पैसा लगाते हैं, ए बी सी। कहता है जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है 2 3 5 में लगा रहे हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ाता है, यानी 4 महीने तक ये रहती, फिर इसका 50% एक बढ़ा देगा तो इतनी आ जाएगी। बी अपनी पूंजी का 1/3 घटाता है, मतलब 4 महीने तक ये रखता है, फिर ये इस पूंजी का 2/3 रखेगा। और कहता है सी अपनी पूंजी अपरिवर्तित रखता है, कहता है सी कोई चेंज नहीं करता, ये पूरे 12 महीने के लिए रखेगा, तो ये बाकी 8 महीने के लिए 8। अब कहता है 33,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करिए। जैसे ही 33 दिखा तो पता चल गया 11 से भाग जाएगा, तो ऑप्शन, अगर जल्दी में करना है तो वो ऑप्शन ढूंढ लीजिए जो 11 से भाग जाता है, ऑप्शन डी। दूसरा, अगर हम इसे सोल्व करने जाएं तो 4 दूनी 8, या 4 दूनी मतलब पूरे में से कॉमन भी ले सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 8 32 आया। भाई देखो 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 16 12 कितना आया, 28 आया, और 60 आया। अब 4 कॉमन ले लेंगे, 4 8 32, 4 7 28, 4 15 60। हमारा मेन जो फोकस है वो इस चीज पे कि कहीं 11 उड़ा ना दे रहे हो। तो देखो 8 7 15 15 30, तो 30 से काटने के बाद 11 खत्म तो हो नहीं रहा, मतलब 11 से भाग होने वाला ऑप्शन डी ही आंसर। और मेरे भाई सेम ही क्वेश्चन, सेम ही डाटा पे 1/3 घटता है, 50% बढ़ाता है, सेम का सेम सवाल आपको दिखाता हूं। आप आ जाइए अर्थमेटिक के क्लास नोट्स में, पार्टनरशिप वाले चैप्टर में, और क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। रेशियो निकालेंगे तो वही रेशियो आएगा, यहां वहां 4 महीने था या 3 महीने था। इसने लिखा है कि भाई ए ने अपनी कैपिटल 50% बढ़ा ली, ध्यान से देखो, इसने भी ये लिखा है ए ने अपनी कैपिटल 50% बढ़ा ली, बी ने अपनी कैपिटल 1/3 घटा दी, तो इसमें भी देखिए ध्यान से यही लिखा हुआ सवाल में कि भाई बी अपनी पूंजी 1/3 की कमी कर देता है और सी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है। यानी मेरे भाई सेम ही चीज है। अब आप कहोगे जी ये तो क्या ही बता रहे हो, मेरे भाई सच ये कि पेपर आसान है और आजकल ऐसे ही आता है, और इन क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं आता, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। अब देखिए भाई मीन मीडियन मोड पे इससे आसान कोई क्या ही सवाल पूछेगा। सवाल ने पूछा कि सबसे पहले आप बताओ मोड क्या होगा, तो भाई मोड होता है जो चीज सबसे ज्यादा है, 7 7 7 3 बार आ रखा है तो मोड होगा 7। यहाँ 8 है इसलिए काट दो, 8 है इसलिए काट दो, या तो ए होगा या डी होगा। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग अबव द एवरेज, एवरेज से ज्यादा नंबर कितने बच्चों के। देखो मेरे भाई एवरेज निकालना सभी को आता है। एक बात बताओ, इस आंकड़े का अगर मैं औसत आपको समझाने के लिए, मेरे भाई अगर समझाने के लिए मैं ले रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे, मतलब बेहद आसान सवाल आ रखे हैं मेंस का है, कहने में भी शर्म आती है कि मेंस का पेपर है। 5 8 7 9 6 7 7 8 7 10, मैं क्या कर रहा हूं कि अपनी तरफ से एवरेज ले रहा हूं 7। अगर एवरेज 7 ले रहा हूं तो ये 2 कम, ये 1 ज्यादा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 2 ज्यादा, ये 1 कम, ये 2 ज्यादा, ये 3 ज्यादा। अब आप मुझे एक बात बताना ईमानदारी से कि एवरेज क्या निकल के आ रहा है। 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 2 5, यानी हर हाल में एवरेज 7 से तो ऊपर ही आ रहा है। आंकड़े देखें गिन के तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5/9 करेंगे मेरे भाई
तो 0.54 यानी 7.5 से बड़ी जो भी वैल्यू होगी वो आपके औसत से बड़ी वैल्यू है। अब 7.5 से बड़ी कितनी सारी वैल्यू हो देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4, तो 4 वैल्यू जैसे ही जो 7.5 से बड़ी, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। यहां पे 3 दे रखा था। और ऐसा नहीं है कि ये इतने आसान सवाल है कि अनगिनत सवाल आपको क्लास नोट्स में देखने को मिलेंगे। देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा कि यार ए बी सी डी ई, 4-5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। अब कह रहा है कि इनमें इनका जो रेशियो है 3 5 7 11 है, और कह रहा है ई पर जो खर्चा हुआ है वो ए और डी पर खर्चे किए गए का मीन है, यानी एवरेज है। ए और डी तो 11 और 3 14, 14 का आधा कितना हुआ 7, तो यहां पे खर्चा हुआ है 7 है। अब भाई जोड़ लेते हैं, क्योंकि उसने पूछा कंपनी का टोटल खर्चा। तो भाई देखो 5 3 8, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 11 33, यानी जो भी आंसर होगा वो 33 का मल्टीपल, 33 का मल्टीपल मतलब 11 का मल्टीपल। अब 11 का मल्टीपल देखें, ये भाग नहीं जा रहा, 7 दोनों भाग जा रहा है, 4 2 नहीं जा रहा, 2 2 4 ही नहीं जा रहा, केवल और केवल बी ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से भाग जा रहा है। पूरा सोल्व क्यों करना, सॉरी सी आंसर होगा मेरे भाई, क्योंकि यही 11 से भाग जा रहा है। देखिए मेरे भाई, एवरेज का सवाल समझिए, स्टैट्स का एवरेज का एक क्वेश्चन है। मैं पहले इंग्लिश हिंदी में कोई एक हटा देता हूं ताकि लिखने की जगह मिल जाए हमें। ध्यान से समझना भाई मेरे। सवाल में क्या कह रहा है, कहता है भाई कई सारे परिवार हैं, एक परिवार की इनकम है 250, ए वाले की, बी वाले की है 400, सी वाले की है 350, डी वाले की है 500, ई वाले की 300। इससे भी ज्यादा है क्या? बस पहला सवाल ये पूछा कि इनका औसत खर्चा बताइए। अब देखिए ऑप्शन देखे तो 360 360 350, मतलब हमें कर लेना चाहिए, औसत निकालना बड़ी चीज नहीं है। 350 और 200 600 400 1000, 1000 और 1800, 1800 को 5 से भाग देंगे, 36 5 180 यानी 360। तो मेरे भाई ये तो मेरा ऑप्शन कट गया, यानी एवरेज 360 है। अब अगला पूछ रहा है औसत से अधिक खर्च करने वाले परिवार, तो 360 से ज्यादा कौन खर्च कर रहा है? बी खर्च कर रहा है, सी खर्च कर रहा है, केवल बी और सी खर्च कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यार बी और सॉरी यही है ना, ए बी सी, सॉरी ये डी था, माफ करना भाई, ये सी था ये डी था। तो औसत से ज्यादा तो बी और डी खर्च कर रहे हैं। अब बी और डी को देखें तो भैया यहां पे भी बी और डी है, यहां पे भी बी और डी है, और यहां पे सी और डी है, तो ये ऑप्शन कट गया। अब कहता है कि यार सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला, तो सबसे कम 250 और सबसे ज्यादा 500, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 250, तो ये कट गया। तो मेरे भाई ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। सोचिए मेंस में इससे आसान क्या ही आ सकता है सवाल पेपर में। मेरे भाई सवाल ने पूछा एक क्लास टेस्ट में स्टूडेंट्स को 50 में से मिले मार्क्स दिए गए, तो नीचे दिए गए डाटा का मीडियन बताइए क्या होगा। देखिए मेरे भाई, मीडियन निकालने के लिए पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो ये 5 आया, 8 5 13 आया, 13 और 6 19 आया, 19 और 6 25 आया, और 25 5 30 आया। आपने कहा ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? अब हमें मीडियन क्लास ढूंढ लेनी है। अब मेरे भाई अगर मैं इस 30 का आधा करूंगा तो मीडियन क्लास आ जाएगी, आ जाएगा 15। तो यानी मीडियन जो होगी वो 15 वाले में, तो 13 से बड़ा ये 19 है, तो इस वाले में मीडियन होगी 20 से 30 के बीच में ही मेरा आंसर होगा। अच्छा इत्तेफाक से 20 से 30 के बीच में केवल और केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है सी, तो मतलब मीडियन आंख बंद करके कह देंगे 23.3। और मेरे भाई मैंने ये दबा के सवालों की प्रैक्टिस कराई हुई है। जब आप अरिथमेटिक के क्लास नोट्स खोलेंगे तो उसमें पेज नंबर 541 मीडियन वाले में आएंगे, तो 11 नंबर सवाल आप देखेंगे सेम हु बहु है। मैंने यहाँ शॉर्टकट भी समझाया और आंसर भी लगभग वही आने लग रहे हैं। शॉर्टकट भी समझाया, डिटेल भी समझाया, डिटेल कैसे करते हैं, मीडियन क्लास ढूंढो और मीडियन क्लास में से ही ऑप्शन मिलने वाला है। तो ये तरीका वहां सिखाया हुआ है भाई। देखिए यार ये बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, कह रहा था बेस ऑफ ए राइट एंगल पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहता है बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, हाइट जो दे रखी है 24 है, तो कहता है वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम होगा 1/3, उसके बाद बेस एरिया होगा भाई √3/4 ए स्क्वायर, ए यानी 10 का वर्ग 100, और इंटो में हो जाएगा मेरे दोस्त हाइट। अब 4 ते 12 दूनी 24, 200 √3 मेरे भाई मेरा आंसर है। बताइए इसमें कोई क्या समझाए, कैसे बताया कि मीन्स में कैसे सवाल आते हैं। देखिए मेरे दोस्त, ये मेरा सवाल जो है ये है मानक विचलन का। देखो यार सवाल में ये कह रहा है
कि n मानों का एक समूह है, x1 x2 x3 x4, इनका मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। अगर हम आंकड़े में सेम चीज कर रहे हैं, साथ 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 हर एक में घटा रहे हैं, तो नया मानक विचलन क्या होगा? तो मेरे भाई हर एक से अगर हम सेम चीज घटाते चले जाते तो स्टैंडर्ड जो डेविएशन है वो जितना x में था उतना ही अब रह गया, क्योंकि साथ साथ हर एक से घटाया तो विचलन बढ़ाया, घटा ही नहीं। तो इसका मतलब मेरे भाई मेरा आंसर इसमें 5 रह गया, है ना। मतलब बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि भाई n मान है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दे रखा है, मतलब उनमें जो विचलन है वो 5 का है। अब बाकी हर एक आंकड़े में हम साथ साथ घटा दे रहे हैं, तो मतलब साथ साथ घटाने से उनमें कोई विचलन तो बना नहीं, जो ओरिजिनल था वही रह गया, तो वही 5 आ गया आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कहता है एक अर्धगोला है, अर्धगोले की इंटरनल रेडियस 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर। तो भैया अर्धगोले का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आंसर पाई में ना, पाई लेना पड़ेगा, 22/7 आर क्यूब यानी 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1। अब कहता है कि हम इसका ना पूरा वॉल्यूम यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसे आधा खाली करना चाह रहे हैं। आधा खाली करना चाह रहे हैं तो 2 से भाग दे दो, यानी इतना पानी खाली करना चाह रहे हैं। और जिस पाइप से हम खाली करना चाह रहे हैं वो 7 लीटर पानी हर सेकंड बाहर निकालती है, और कहता है कि 1000 लीटर ना सॉरी 7 लीटर प्रति सेकंड पानी बाहर निकाल रहे हैं, और 1 घन मीटर जो पानी है वो 1000 लीटर के बराबर है। तो ये वॉल्यूम जो है ना मेरे भाई, ये जो वॉल्यूम आया ये आया घन मीटर में, मीटर ही था ना, हाँ ये आया घन मीटर में। अगर मैं इसे 1000 से भाग दे दूंगा ना मेरे भाई, गुना कर दूंगा, तो ये वॉल्यूम आ गया लीटर में, और मैं हर सेकंड में कितना पानी खाली कर रहे हैं? 7 लीटर। अब मेरे आंसर सारे मिनट में दे रखे हैं, तो 1 सेकंड में 7 लीटर, तो 60 सेकंड में कितना? इतना, यानी 1 मिनट में इतना पानी खाली कर रहे हैं, तो इतना खाली करने में कितना टाइम लगेगा? अब देखिए दोस्त, 3 जीरो से तो डेसिमल हटे, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे भाई हमें ये बात समझना है कि देखो यार 7 या 21 कटा, 7 या 21, 3 से काटेंगे 20 आया। अब देखो मेरे दोस्त 2 से 2 काट लो, 2 से काटोगे 10 आया, 2 से काटा 11, 11 को 21 से गुना करना है, तो 1 2 और 1 3 2, 231/10 यानी 23 पॉइंट समथिंग। तो 23 मिनट के लगभग मेरे भाई एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। देखिए भाई कहता है किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 रुपए की राशि एक साल 6 महीने में इतने रुपए हो जाएगी। ब्याज की दर 6 महीने में चक्रवृद्धि होती है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, और टाइम हो गया 3 हाफ ईयर हो गए। तो इस बात को नोट करना कि टाइम हो गया 3 हाफ ईयर। और हमको ये बात भी पता है कि यार 15,625 से 19,683 हो जाता है, मतलब लगभग है, क्योंकि आंसर बहुत दूर दूर है रेट के। तो ये मान ले रहा हूं कि यार 15,000 पे ना लगभग इन 3 हाफ ईयर में जो ब्याज बन जाना चाहिए वो 4,000 बन जाना चाहिए। देखते हैं यार कौन सा ऑप्शन 4 बना दे रहा है। भाई अगर 18% पूरे साल की रेट है तो मुझे हाफ ईयरली रेट करनी, तो 9% बनेगी। आपने कहा हाँ। अब 15,000 पे 4,000 ब्याज बनाने का मतलब है कि 4 का ब्याज बनाना 15 पे, लगभग कितना परसेंट बन गया मेरे भाई? तो आप कहेंगे 1/15 होता है 6 से 2/3, तो 4 हो जाएगा लगभग 25% के आसपास, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आनी चाहिए वो 25% के आसपास आनी चाहिए, तो हमारा आंसर आएगा। भाई 9% से 25 नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 हाफ ईयर में सिंपल भी ले दूंगा तो 27 बन जाएगी, सिंपल ले दूंगा तो 27 बन जाएगी, जबकि मुझे तो लगभग 25 बनानी। हटा दो, देखो 8 का आधा करोगे 4, 4 3 12, 25 तो कभी भी नहीं बनेगी, इसको भी हटा दो। 20 को इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 20 का आधा क्या 10, 10 का 3 में बनेगा 33.3, मतलब 33.1, वो बड़ा याद रहता है सभी को स्टैंडर्ड, और हमें रेट लानी है 25 के आसपास। तो बचा एक ही ऑप्शन डी, आंख बंद करके वही कर दो। अदरवाइज इसका आधा करोगे 8%, 8% से निकालोगे तो 8 या 24, यानी 25 के नजदीक बैठेगी। 24 सिंपल में, तो कंपाउंड में 25 के नजदीक बैठेगी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए भाई कहता है दी गई टेबल अलग अलग उम्र के ग्रुप में लोगों की संख्या दिखाती है, दी गए लोगों की औसत उम्र ज्ञात करनी है। कहता है भाई इनकी एवरेज बताओ क्या होगी। देखिए यार आप केवल और केवल मेरे क्लास नोट्स पढ़िए, हर एक सिंगल क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अगर यहां देखें तो भैया हमें मीन निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का ग्रुप निकाल लेते। तो ये आया 27, ये आया भाई 32, 37, ये आया 42, ये आया 47, और ये आया मेरे भाई 52, और ये आया 57। आपने कहा जी ठीक है। अब कहता है यार एवरेज निकालो। देखिए अगर आप डिटेल करेंगे तो बहुत मूर्ख बन जाएंगे। आप यहां से अपनी तरफ से कोई भी एवरेज मान लीजिए।
आप क्यों मान रहे हो कोई भी? इसलिए कि मेरे ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। मैं ऐसा एवरेज मानता हूं जिससे घटाना बढ़ाना आसान हो। मैं मान लेता हूं एवरेज 40 है, तो 40 से 13 कम 10 गुना 130 कम, ये 40 से 8 कम 12 8 96 कम, ये 40 से 3 कम 8 3 24 कम, ये 40 से 2 ज्यादा 2 5 10 ज्यादा, ये 40 से 7 15 7 105 ज्यादा, ये 40 से 12 ढाई 120 ज्यादा, और ये भाई 40 से 17 ज्यादा 17 गुना 15 ज्यादा, 17 गुना 15 कर लेते हैं, खत्म कर। अब देखिए, अब मैं एक बात तो बड़े प्यार से समझ गया इस सवाल को देख के कि भाई यहां है 120 और 10 130, ये प्लस के थे, माइनस कट गया है ना। अब 105 को अगर इधर घटाऊंगा तो बचेगा 9 प्लस का, और 24 में से घटाऊंगा 9 तो बचेगा मेरे भाई -15। तो यहां -15 है, और ये 15 गुना 17 है, तो 15 15 225 यानी 255 है। तो 255 से 15 घटाऊंगा तब भी मेरे भाई 240 बचा, यानी 240 का इंक्रीज करना है। और एवरेज 40 से बड़ा आएगा क्योंकि उसपे 240 इंक्रीज होगा, और कितने आंकड़ों पे होगा? 12 8 20 10 30 30 20 50 50 10 60 और 15 75 पे। तो भाई 75 से भाग देंगे तो 7 21 यानी लगभग 3 पॉइंट समथिंग। तो यानी एवरेज जो आएगा वो 40 प्लस 3 पॉइंट समथिंग यानी 43 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। एवरेज में करा रखे हैं ये सवाल तो दबा के। देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है तो a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के। यहां देखेंगे 3 एकम 3 3 थिया 9 1/3 है, तो यहां पे k है तो यहां 3 k रहा होगा, तो 3 6 18 यानी k का मान आएगा 6। a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये रहता। देखिए यार, सवाल ने कहा कि भाई 1 से लेके 20 तक की गिनती लिखी हुई है, इसमें से हमने संख्या चुननी है। क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या 6 या 8 से विभाज्य किंतु 24 से विभाज्य ना हो? तो देखो यार, हम ये ढूंढते हैं कि 6 से भाग होने वाली कितनी है। तो आप कहेंगे जी 120 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 यानी 20 संख्याएं हो गई। 8 से कितनी भाग होंगी भाई? तो आप कहेंगे फिर से 8 से भाग देंगे तो 15 संख्याएं हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब 6 और 8 का एलसीएम 24 से कितनी संख्याएं भाग हो रही हैं जी? तो 120 बटे 24, हम कह देंगे जी 5 संख्याएं भाग हो रही हैं। अब हमें वो संख्याएं चाहिए जो ना तो 6 से भाग, मतलब 24 से भाग ना हो, 6 और 8 से हो। तो 6 में भी तो कुछ संख्या ऐसी होंगी जो 24 से भाग हो रही है, कितनी? 5। और 8 में भी तो कुछ संख्या ऐसी है जो 24 से भाग हो रही है, 5। तो 20 में 5 गया 15, और 15 में 5 गया 10। मतलब 15 संख्याएं ऐसी हैं जो केवल 6 से भाग जाएंगी, और 10 संख्याएं ऐसी हैं जो केवल 8 से भाग जाएंगी। ये 24 से भाग ही नहीं जाने की, है ना। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और यही हमसे पूछा हुआ है, तो 15 और 10 25, और टोटल ऑप्शन कितने भाई चुनने के? 120। तो आंसर आएगा 25 बटे 120। मेरे भाई इस सवाल को चैलेंज कर देना, इस सवाल का आंसर बी दे रखा उन्होंने आंसर की में, कर देना डी। देखिए यार, सवाल ने कहा कि अगर इसका मोड 26 है तो ए का मान ज्ञात करिए। मोड का मतलब होता है जो चीज रिपीट हो रही हो। रिपीट क्या हो रही है? a+2 a+4 a+6 a+6। तो जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो a+6 हो रही है, इधर का 26 के बराबर, तो a की वैल्यू आ गई 20। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों मींस का पूरे 30 क्वेश्चन जो पेपर में आए थे। अब आपको समझ में आया होगा कि पेपर बिल्कुल आसान आया था, हर एक बच्चे के लिए आसान आया था। जो आपने क्लास में पढ़ा है बस उतना ही पढ़िए, उससे बाहर कुछ नहीं आना, इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं। थैंक यू।